आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम आवाज इंडिया टीवी के स्टूडियो में हैं। हमारे साथ इंजीनियर राहुल वानखेड़े जी है और सामाजिक कार्यकर्ता है और पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी, और बहुत अच्छी सोच रखते हैं। जो भी परिवर्तन होता है समाज में उसके लिए अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, धन्यवाद। देश में क्या चल रहा है, पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है? एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ जातीयता है, एक तरफ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों की जमीन छीनी जा रही है, जंगल छीने जा रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, एजुकेशन नहीं है। तमाम इस सब के बावजूद हमारे यहाँ महाराष्ट्र में विशेष तौर पर एक राग आलापा जा रहा है, वो है हनुमान चालीसा कहेंगे या अजान कम होनी चाहिए, भोंगे उतरने चाहिए। ये भोंगा प्रकरण आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की इस राजनीति में अचानक भोंगे की एंट्री क्यों हुई होगी? नहीं, कैसा है कि जो बेसिक प्रश्न है जी, जो जीने के बेसिक प्रश्न है, महंगाई का जो आपने जिक्र किया, जो पेट्रोल का जिक्र किया, बेरोजगारी को जो जिक्र किया, तो इससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बांटने के लिए कि जो बेसिक मूल्य है, जो जीने के लिए जो आवश्यक चीजें है, उसकी जो स्केर्सिटी है, जो वंचितता बढ़ रही है हर रोज, जिस तरह से लोग भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं, गरीबी तरफ बढ़ रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो वजह ढूंढी गई भोंगे की और उसकी जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग आप को रिलेट करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया अभी ओबीसी के बारे में, उससे आप को रिलेट करिए। बिल्कुल। कैसी को रिलेट होता बात मालूम है आपको? कि ओबीसी को रिजर्वेशन पॉलिटिकल नहीं देना, इसके लिए चारों पार्टी एग्री है, सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, नखरे कर रहे हैं कि भैया आपके साथ है। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि हम सेंसस नहीं करेंगे, जातीय सेंसस नहीं करेंगे, ओबीसी का हम कोई जनगणना नहीं करेंगे। अच्छा, ऊपर से ये भी कह दिया उन्होंने कि भाई जिस आधार पे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, तो उसका आधार जो जनगणना है वो है ही नहीं, ये भी लिखा। उसके बाद में ये जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने जो नाटक किए, महाराष्ट्र सरकार ने जो एक कानून बनाया जो टिका नहीं, और देखो उसने भोंगे का अंतिम तारीख 4 दी, 4 मई, और 5 मई को जजमेंट आना था, का जजमेंट आना था। तो उन्होंने क्या किया कि इसके कंधे पे बंदूक रख के, ये चारों पार्टी ने, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, चारों ने उसको आगे किया। आगे करके 3 उसकी सभाएं ली, 3 सभाएं ली ना, और 3 सभा लेने के बाद, 2 सभा लेने के बाद तीसरी सभा को परमिशन देना एक रिस्क था। उसके बावजूद भी राष्ट्रवादी की ये होने के बावजूद होम डिपार्टमेंट उन्होंने परमिशन दी। ठीक है, परमिशन देने में उन्होंने क्या कहा, राज ठाकरे जी ने 16 शर्तें दी, 12 शर्तें तो उन्होंने ब्रीच कर दी। मगर उन्होंने क्या कहा, ये मेरे बारीकी से देखिए आप। उन्होंने क्या कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भोंगे अगर उतरे नहीं तो कभी नहीं उतरेंगे, और एक बार हो जान दो। ये भाषा देखो, यानी उनका क्या कहना था कि ओबीसी के जितने बच्चे हैं, जितने जवान लोग हैं, ये सारे धार्मिक उन्माद में, ये 4 तारीख दी ना उन्होंने, 4 तारीख को ये मुसलमान समाज से लड़ जाए, और ये लड़े तो फसाद हो जाए। फसाद हो गई तो फिर वहां इसको काट, उसको काट, ये जला, वो जला, फिर पुलिस का अत्याचार, इसको अंदर करो, उसको अंदर करो। और ये जो तीव्रता आ रही अभी आज 5 तारीख के बाद में, जो ओबीसी का आरक्षण चला गया, अब इसका एनालिसिस चालू हो गया, ओबीसी समाज कर रहा है, तो इसके तरफ से पूरा ध्यान हटाने के लिए देखो कैसी है कि इस देश से आरक्षण हटाने के लिए सभी पार्टियां मंजूर है उनको, क्योंकि सभी पार्टियों की कर्ता धर्ता सवर्ता और उसके चालक मालक ये आरक्षण विरोधी है। ठीक है, दूसरा संविधान भी हटाना है, इसमें भी जो विरोधी पक्ष जो है वो विरोधी पक्ष शामिल है। जैसे आप सिंपल बात बताइए कि जब कोई शांतता मार्च के लिए औरंगाबाद में परमिशन मांगता है, उसको शांतता मार्च के लिए देते नहीं आप, है ना। कोई बोलता है कि हमको कोई दूसरा कार्यक्रम करना है, उसके लिए आप परमिशन नहीं दे रहे। जब जो बोल रहा है थाना की सभा में कि मैं इस सभा में बताऊंगा 1 मई के आखिरी में, और लोग पूरी तरह से ईगर है सुनने के लिए और जलने के लिए, समझ जाए, जलने के लिए, तो ये सब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मालूम है, उनको यहाँ तक मालूम है कि बाहर से लोग आकर यहाँ फसाद करने जा रहे हैं। तो संजय राउत बोल रहे हैं
इतने इसके बावजूद भी तुम उनको परमिशन दे रहे हो, क्यों दे रहे? इसकी वजह है कि ओबीसी आरक्षण का जो मसला है और 5 तारीख को जो रिजल्ट आनी थी, उस रिजल्ट की तीव्रता कम करने के लिए। और ओबीसी के बच्चे, किसके बच्चे मरते हैं? ओबीसी के बच्चे मरते हैं। अब आपको मैं रोकूंगा कि ओबीसी का जिक्र चल रहा है, उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन, कोर्ट ने कहा कि उसके बगैर ही आपको इलेक्शन करवाने हैं। एक तरफ राज ठाकरे 3 सभा लेते हैं, उसको राज्य सरकार भी मंजूरी देती है, गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी के तरफ है, वो मंजूरी दे देता है कि आप सभा कर सकते हैं। वो सारे सभाओं के जो नियम है उसको भी तोड़ते हैं, उन पर केस होती है, वो अरेस्ट भी नहीं होते हैं। यहाँ तक ये पूरा ड्रामा चल रहा है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि जो ओबीसी वर्ग है वो इस वक्त क्या हनुमान चालीसा को महत्व दे रहा है या उनके संवैधानिक हक ओबीसी के पॉलिटिकल आरक्षण को महत्व दे रहा है? आपको क्या लगता है ओबीसी किस ओर झुक रहा है? नहीं, ओबीसी फिलहाल में जो ओबीसी ने भूमिका ली है, यानी हनुमान चालीसा को जो धार्मिक उन्माद है उसको वो बलि नहीं गए। अभी तो नहीं हुआ, आज तक तो नहीं। मुझे आप और हम बात कर रहे हैं, तब तक तो ये लोग उस धार्मिक उन्माद की तरफ नहीं गए, तो मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ कि कम से कम कुछ चेतना आई है उनमें, और आगे भी इस चेतना को लेकर वो जिएंगे। तो ये धार्मिक उन्माद के माध्यम से इनको लड़ाकर, इनका माइंड डाइवर्ट करके और आगजनी करके, फसाद करके, इनके हकों से धार्मिक उन्माद दिमाग में क्यों डाल रही है लोग कि तुम्हारे अधिकार और हकों से दूर जावे। धार्मिक उन्माद में किसका लॉस होता है? अब देखो, आप गुजरात का उदाहरण ले लो। गुजरात में जो गोधरा हुआ, गोधरा के अंदर क्या हुआ कि गोधरा के अंदर मुसलमान काटे गए। अच्छा, काटने वाले कौन थे? आदिवासी थे। किसके हाथ से काटे गए? आदिवासी के हाथ से। काटने का आदेश देने वाले कौन थे? उच्च वर्णीय थे, सवर्ण थे। तो तलवारें किसकी चली, गोलियां किसकी चली, कोयते किसके चले? आदिवासी के चले। मरे कौन? मुस्लिम मरे। और ये आदिवासी अभी जेल में सड़ रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी है, ये खुद लड़ते नहीं। जैसे हमने भी कहा है कि ये लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाने की बात है। तो ये मुर्गे लड़ाने में आज के डेट में असफल हुए। बिल्कुल। तो अभी जो ओबीसी है वो सोच रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, हमारा आरक्षण क्यों जा रहा, क्यों इंपेरिकल डाटा वहां सबमिट नहीं हो रहा, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंपेरिकल डाटा बना सकता था, नहीं बना रहा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर में जो 170 घराने जो चारों पार्टियों में बिखरे हैं, इनके हाथों में हर वक्त सत्ता रही है, चाहे किसी भी पार्टी में रहे, चाहे कोई भी पार्टी में रहे। तो इनको ये चाहिए इस्टेब्लिश घराने, यानी ये इसमें मराठा भी है, ओबीसी भी है, कुछ दलित भी है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ आदिवासी भी है। तो इन्होंने क्या अपनी बहुपति बना के बाहर रख दी है। तो इस बहुपति को चलाने के लिए इनको चाहिए कि नए लोग आने नहीं चाहिए। तो जैसी 56,000 पोस्ट है ओबीसी की, इसमें जो अपने महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, इसमें 56,000 पोस्ट है रिजर्व ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए जो 56,000 रिजर्व पोस्ट है, तो अभी तो विदाउट आरक्षण लेना पड़ रहा। तो विदाउट आरक्षण लेना पड़ा तो इनके चमचे आएंगे वहां, इनके चमचे आएंगे ना। अभी ओबीसी को देंगे भी वो पोस्ट या नहीं देंगे, इसमें भी साशंकता है, वो कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से ये क्या करना चाहते हैं कि ओबीसी का हक मारना चाहते हैं। और ओबीसी, इसमें देखो, ओबीसी समाज आज तक जागरूक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनका वो मानते क्योंकि उनमें महात्मा फूले हुए, बाबा साहब ने भी बताया, सबने बताया, वो जागरूक नहीं हो रहे। जिस दिन जागरूक होंगे, ओबीसी की देखो इस देश में संख्या 68% है, 68% है। तो 68% संख्या वाले ओबीसी ने, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उस दिन, सब ओबीसी को इकट्ठा करके उनको बुलाया था कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाते, है ना। 68% वोटिंग आपके पास है, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, हुक्मरान बनिए, अपने हकों को सुरक्षित करिए, क्यों इनके पीछे दौड़ते हो। तो जब तक इस देश में नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी ओबीसी की पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी, तब तक ओबीसी को बाबा साहब ने 340 कलम में दिए हुए न्याय की प्रक्रिया जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी।
बिल्कुल आपने जो जिक्र किया कि ओबीसी की स्टेट में या केंद्र में अपनी अलग पार्टी, लेकिन दो स्टेट में हम देखते हैं कि इस तरह की पार्टी हमें देखने देती है। एक तो बिहार में है और यूपी में है समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है। फिर दो ओबीसी समाज की दो बड़ी पार्टियां होने के बावजूद भी उनके हाथ में कभी पॉलिटिकल पावर उस ढंग से आया नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी की पार्टी बनाने के बाद महाराष्ट्र में ऐसा कोई पावर ओबीसी के हाथ में आ सकता है? नहीं, कैसे हुआ कि जैसे लालू प्रसाद के हाथ में सत्ता थी जी, तो लालू प्रसाद ने क्या किया कि लालू प्रसाद ने वहां का जो ओबीसी तबका था, तो अभी भी वो बोल रहे हैं ना ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। अभी बोल रहा ना, नीतीश कुमार भी बोल रहा ना ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। वो उधर से वो भी चिल्ला रहा, कौन, अखिलेश, कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। तो ओबीसी को उन्होंने काफी हद तक सत्ता में सम्मिलित कर लिया। उनके हाथ में सत्ता दी उन्होंने, जो सिर्फ खेती तक सम्मिलित थे, कोई छोटे मोटे व्यवसाय तक सम्मिलित थे। मगर उसमें भी एक बात हुई, उसमें बात ऐसी हुई कि पूरे ओबीसी शामिल नहीं हुए। पूरे ओबीसी को शामिल करना और एक प्रभावी ओबीसी का गठ ने ही पूरी सत्ता खा जाना, इसमें फर्क है। बिल्कुल। तो हम क्या चाहते हैं कि ओबीसी का हर तबका, हमारा जो ये कैलकुलेशन है कि ओबीसी का हर तबका उस सत्ता में शामिल होना चाहिए। यानी नहीं तो क्या, जो प्रभावी ओबीसी है यानी साड़ी माड़ी तेली कुंबी ये जो यहाँ के हैं, तो ये तो ऑलरेडी इस कारण से बोलो उस कारण से बोलो सत्ता में है, ठीक है। मगर जो सुतार है, जो लोहार है, जो दूसरे है, सिंपी है, सोनार है, ये लोग कहीं नहीं है। तो हमारा कहना क्या है कि ये जो घराने बताया मैंने आपको, तो इनमें भी घराने हैं। अब जैसी श्रीमंत अमीर मराठे को लगता है कि गरीब मराठा सत्ता में नहीं आना चाहिए, वैसी ये अमीर ओबीसी को लगता है कि गरीब ओबीसी ना आवे। हाँ, जैसे बावनकुड़े को लगता है कि मेरा ही चलते रहे, दूसरा ओबीसी ना आवे। हाँ, अनिल वो यानी यहाँ इसको लगता है अनिल देशमुख को कि कोई ओबीसी ना आवे, मैं ही चलता रहूं। सुनील केदार को लगता है मैं ही चलता रहूं, कोई दूसरा ना आवे। तो ये जो मेंटालिटी है, यानी ये ब्राह्मणिज्म है। देखो, ब्राह्मणिज्म क्या है? ये पर्सन टू पर्सन है, ये मेंटालिटी है, ये कोई जात नहीं है। जात से ऊपर बढ़कर एक मेंटालिटी है, जो मेंटालिटी दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देती, जो खुद का ही वर्चस्व कायम रखना चाहती है, वो ब्राह्मणिकल मेंटालिटी। मैं आपको रोकूंगा कि आपने जिक्र किया कि मुर्गे उतारे जाते हैं, दो मुर्गे उतारे गए, नवनीत राणा और उनके जो पति है वो विधायक है, नवनीत राणा अमरावती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन दोनों को लगाया गया। नवनीत राणा पर यह आरोपी है कि उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट की सीट पर विजय हासिल की, वो सर्टिफिकेट उन्होंने झूठ दायर की और बोगस है, और वास्तव में वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। इन दोनों को इस तरह से हनुमान चालीसा के लिए उतारना, फिर उनको अरेस्ट करना, और आज कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रद्रोह उन पे लगाया गया है उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह किस क्यों स्टेट ने लगाया? आपको लगता है क्या कि इस तरह से जो लोग उतारे जा रहे हैं और भ्रमिष्ट किया जा रहा है, भ्रमिष्ट किया जाता है महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की जनता इससे भ्रमिष्ट हो जाएगी? देखो क्या होता है, प्रयोग है ये। अब प्रयोग में सफलता असफलता दोनों चीजें रहती है। जब नवनीत राणा जो कपल है उसके माध्यम से एक प्रयोग हुआ, उसके माध्यम से उन्होंने एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश की, जो बैकग्राउंड राज ठाकरे के काम में आएगा। बिल्कुल, जो बैकग्राउंड राज ठाकरे के काम में आएगा 1 मई के, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब जहाँ मेड़घाट है, मेड़घाट में इतने बच्चे मर रहे हैं, तो उसका खुद का वो लोकसभा मतदार संघ है, वहां कुछ नहीं बोल रही हो। इतने यानी देखिए कि 43% किसानों ने महाराष्ट्र के, यानी पूरे देश में जितने किसानों ने आत्महत्या की उसमें से 43% अकेले महाराष्ट्र के। पिछले साल 3,500 किसानों ने महाराष्ट्र की आत्महत्या की। उसमें जो तुम्हारा अमरावती जिला है, अमरावती जिले के बहुत लोग हैं, इससे कोई लेन देन नहीं है। दूसरी बात है, ये बोलती है कि एससी से मैं चुन के आई। ओके, एससी से चुन के आई तो अब वो जुडिशियल मामला है, तो वो निर्णय जो भी होगा। मगर अगर तू एससी है, सपोज दिल से एससी नहीं होगी, तूने फ्रॉड लाया होगा, मगर दिल से एससी, तो भैया 60% जो स्कॉलरशिप 40% कम कर दी बच्चों की स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र सरकार में। आप तो एक शब्द नहीं बोल रही, आप यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा, आप एक शब्द नहीं बोल रही, और आपको यहाँ से उठकर वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही। तो उनका कहना क्या था मालूम है? हम हनुमान चालीसा उद्धव ठाकरे घर के सामने अगर पढ़ेंगे तो भाई महाराष्ट्र के ऊपर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। ओके, अगर यही लॉजिक अपन लिए तो भाई मेड़घाट के अंदर जो बच्चे मर रहे तो वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ना, कम से कम उनकी मौत तो रुक जाएगी।
जो आदिवासी जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके घर के सामने पड़ा, तो कम से कम वो तो आत्महत्या नहीं करेगा। भैया यही अगर बात रहती, हनुमान चालीसा पढ़ने से सारे संकट दूर हो गए रहते, तो ये देश गुलाम क्यों हुआ रहता, क्यों हुआ रहता? ये क्या है, सब नौटंकी है। अब जैसे आपने कहा कि उसको देशद्रोह का खटला उसके ऊपर में डाला गया है ना, 124A की जो भी है तो डाला गया, और जुडिशरी बोलती नहीं नहीं ये प्रॉपर नहीं, ये नहीं, यानी तुम यहाँ फेस लॉ है, केस लॉ नहीं है, फेस लॉ है, यानी फेस देखकर आप डिसाइड करोगे ये प्रॉपर है या नहीं। इन पर जो राष्ट्रद्रोह है निकाला जाता है, और और उमर खालिद पे रखा जाता है, उसी केस में सड़ रहा है, उसी आईपीसी की धारा में जेल के अंदर ये विरोधाभास है, ऐसे लगता है आपको? ये विरोधाभास भी है, और दूसरी बात है पूरा जुडिशियल सिस्टम का ब्राह्मणीकरण चालू हो गया। क्या है कि आपको बताता है, अंग्रेजों ने ये लिखा है कि भाई ब्राह्मण कम्युनिटी इज अनफिट टू डिलीवर द जस्टिस, ये जज बनने के लायक नहीं है। लेकिन जुडिशरी में ज्यादातर वही है, क्योंकि क्या हुआ कि मनुस्मृति ने क्या किया है, मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति यह कहती है कि न्यायदान करने का अधिकार ये सिर्फ ब्राह्मणों का है। अब ब्राह्मणों का अधिकार है ये मनुस्मृति कहती है, तो मनुस्मृति इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट हो रही ना। जब आप पूरे हाईकोर्ट के जजेस की संख्या कुछ 1100 है, तो उसमें से 850 तो ब्राह्मण है, तो 35 कुछ तो भी ओबीसी और 30 SC ST है पूरे देश में। अब आप देखोगे कि यहाँ 38 कुछ जजेस बैठे सुप्रीम कोर्ट में, कितने SC है, कितने माइनॉरिटी है, कितने नॉन क्या सवर्ण है। ये सवर्ण की जो मेंटालिटी है, यानी वो चाहे ब्राह्मण रहे, चाहे वो कायस्थ रहे, या चाहे वो क्षत्रिय रहे, या चाहे वो मारवाड़ी यानी जिसको अपन वैश्य बोलते, उनकी मेंटालिटी सेम होती है। बिल्कुल। इस पूरे दौर में, महाराष्ट्र के इस पॉलिटिकल पूरे दौर में एक नाम राज ठाकरे का बार बार आ रहा है, और बार बार वो झंडा भी चेंज करते हैं, क्या वो अपनी विचारधारा भी चेंज करते हैं। वो कभी कहते थे कि मैं हिंदुत्ववादी तो हूँ, लेकिन प्रबोधनकार ठाकरे जो उनके पिता के पिता है, उनकी विचारधारा पे वो चल रहे हैं। लेकिन आज जो जिस मार्ग पर वो जा रहे हैं, वो मार्ग क्या प्रबोधनकार ठाकरे इनका है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, क्या होता है कि जब घास गिरती है ना, तो मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। जब इंदू मिल खरीदी आपने, 450 करोड़ रुपए आपने डाले, तो 450 करोड़ आए कहां से? इसके जब ईडी की आपको नोटिस आ गई, तो आपने ईवीएम के बारे में जो मोर्चा संभाला था उसके खिलाफ में, उसको डिसॉल्व कर दिया। आपकी भाषा बदल गई, भाषा बदल गई ना, और भाषा जैसी बदली तो आप पूरा केंद्र को शरण गए। केंद्र में आरएसएस की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, उनकी भाषा बोलने लग गए। कल आपने बोल दिया 1 मई की सभा में कि भाई तिलक जी ने समाधि बना दी। अब कहाँ भैया तिलक जी ने समाधि बनाई, कोई डॉक्यूमेंट तो दो। उन्होंने तो पैसे जमा किए, पैसे दूसरे तरफ यूज किए। 1885 से 1920 तक तिलक जी ने पैसे जमा किए, ठीक है। पैसे जमा करने के बाद में उसके अलग जगह यूज किए और डेक्कन बैंक में रख दिए। डेक्कन बैंक डूब गई करके बता दिए। पैसे शिवाजी महाराज के नाम से जमा हुए, खाया किसने मालूम नहीं। 1926 में उनकी समाधि बनी। वो समाधि में बाकी लोगों ने, शाहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है समाधि को पुनर्जीवित करने में। अच्छा, एक तो समाधि खोज के निकाली 1869 में महात्मा फुले जी ने। तब आप सोए थे, तब आपकी उम्र भी नहीं थी, आपकी 13 साल की उम्र थी। तो ऐसी झूठे बयान देना, झूठा इतिहास बताना। अच्छा, वो ये भी नहीं जानते कि भाई उनके जो पड़दादा थे, पड़दादा ये ना हो प्रबोधनकार ठाकरे जी, तो पड़दादा ने देवळाचा धर्म धर्माची देवळे ये पुस्तक लिखा है ना। तो भाई ये तुम बोल रहे हैं कि भाई वो अजान दो, तो अजान के खिलाफ में हनुमान चालीसा पढ़ो, तो वो मंदिरों में होता क्या है? वो तुम्हारे पड़दादा ने लिख कर रखा ना कि वो मंदिरों में सिर्फ पंडितों का पेट पलता है, पुरोहितों का पेट पलता है, ब्राह्मणों का पेट पलता है, दूसरा कुछ नहीं होता। जब इतना भी तुमको होश नहीं है, अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल, हम इस दौर से गुजर रहे हैं, इसको भ्रम जाल का दौर है। भ्रम है पूरा, झूठ बोलना, हर चीज को झुटलाना, लिखे हुए इतिहास को भी झुटलाना। सामने में आप बैठे हैं, मैं बोल दूं नहीं आप नहीं है। जो युग चलता है ना, युग कली युग है, ये भ्रम युग है। सिर्फ भ्रम बता दो लोगों को और भ्रम जाल में फंसा दो। अब अभी जो आप जो बोल रहे कि नहीं, तो इसके पीछे में एक सबसे बड़ा एक षड्यंत्र है, एक प्रयोगशीलता चालू है पूरे देश में।
इसलिए चालू है कि हर जगह धार्मिक फसाद करना चालू है, चाहे वो राजस्थान रहे, एमपी रहे, यूपी रहे, और बढ़ेंगे ये कि 2024 में कोई भी हाल में बीजेपी को सत्ता लानी है और बड़ी तादाद में लानी है, यानी 400 तक के एमपी उनको चुन के लाने। तो इसे क्यों लाने मालूम है? इसलिए लाने हैं कि उनको इस देश का संविधान बदलना है, उनको मनुस्मृति लानी है। दूसरी चीज आरक्षण खत्म करना है। तीसरी चीज सबसे बड़ी बात आपको बताता कि हमारा जो वोट अधिकार है, मताधिकार है, उसको छीनना है। क्योंकि कल ही आपने देखा होगा कि जो अमित शाह जी है उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया यहाँ जाकर आसाम में कि भाई कोविड-19 गया कि हम सीए एनआरसी लगा देंगे, फिर से लगा देंगे। सीए एनआरसी में तो तुम सेकेंडरी सिटीजन लीगली बन जाओगे, अभी इलीगली हो, यानी यहाँ की माइनॉरिटी, एससी एसटी, दलित, ओबीसी, ये सेकेंडरी सिटीजन इलीगल है, मगर वो लीगल बन जाओगे क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आपके बाप पढ़े लिखे नहीं थे, तो आप उनके जन्म का सर्टिफिकेट लाओगे कहाँ से? अब जन्म का सर्टिफिकेट ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कैसी है मालूम है क्या? कि ये क्या बता रहे हैं, हिंदू को भ्रमित कर रहे हैं। हिंदू को बता रहे हैं नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं, जो परदेसी आए हैं, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी, उनके खिलाफ। अब देखो, आप आसाम का सर्वे देखो, आसाम के सर्वे में जो 11 लाख जिनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह है, ये अभी भी प्रलंबित है, तो उसमें से 5.5 लाख तो हिंदू है। बस 5.5 लाख हिंदू है, वो कौन सा हिंदू? एससी एसटी ओबीसी। तो इनको क्या करना है कि जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए, वो पूरे अधिकार इनको निकाल लेना है। क्योंकि क्या हो गया कि ये अधिकार मिलने से ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये मुंह मार रहे हैं हर जगह जाके, नहीं हमारा अधिकार है, हमको चाहिए, हम भी हकदार है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो उन्होंने हजारों साल तक राज किया तुमको गुलाम रखकर। अब जो गुलाम को गुलाम रखकर जीने की आदत पड़ी है, वो कैसे सह लेंगे संविधान को, कैसे सह लेंगे इनके अधिकार को? नहीं सह सकते। बिल्कुल, क्लीन चिट एक पे एक मिल रहे हैं, जैसे नवनीत राणा और उनके मिस्टर को मिल गई एक बड़ी क्लीन चिट, एक बोटे और इसको भी संभाजी भिड़े को दी गई है। तो ये क्लीन चिट दी गई है जिसपे शरद पवार कहते हैं कि मैं उनको नहीं पहचानता और इस तरह का भाषण करना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं होता, और पुलिस ये क्लीन चिट दे रही है कि भीमा कोरे गांव में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। ये 4 सालों का पूरा जो प्रवास है ये बताता है, सारी चीजें, सारे एविडेंस, सारे प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इन्होंने सभाएं ली, उन्होंने ऐसे भाषण दिए कि इस तरह से हमला हो, और हमला हुआ, फिर भी इन्हें क्लीन चिट मिली। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखो कैसी है कि जैसे बाला साहब अम्बेडकर जी ने कहा था जयंत पाटिल उनके पाँव पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसके पहले आबा पाटिल थे, गृह मंत्री, ये भी पाँव पड़ते थे, ठीक है। और कोई एक राजे है, वो भी पाँव पड़ते हैं, ठीक है। अब बात कैसी है कि होम डिपार्टमेंट, ये होम डिपार्टमेंट जब भी कांग्रेस की राष्ट्रवादी सत्ता रही, ये राष्ट्रवादी की तरफ रहा। अब होम डिपार्टमेंट जब राष्ट्रवादी की तरफ है, अब दाभोलकर हत्या ले लीजिए 2013 में हुई, होम डिपार्टमेंट किसके पास था? आबा पाटिल के पास था ना। क्या हुआ? पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। क्या है, मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ये बीजेपी की बी टीम है। कैसे कि 2014 में जब सरकार बनी बीजेपी की, शिवसेना की, तो बाहर से समर्थन किसने दिया? राष्ट्रवादी ने दिया। अब कल परसों आपने पढ़ लिया 2017 में राष्ट्रवादी शामिल होने वाली थी। सुनो, अब ये इनको गृह मंत्रालय किसके पास है? राष्ट्रवादी के पास है। जब गृह मंत्री की अनुमति के सिवा ये 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में इनके नाम है। राज्यसभा का अभी आप देखिए, उस राज्यसभा के वर्जन में बोला जा रहा है। बराबर। अब इन्होंने जिसने समाधि बनाई वो गायकवाड़ ने, किसकी? संभाजी महाराज। बिल्कुल। तो उसकी समाधि को तोड़ने का काम इन्होंने किया 28 दिसंबर को, ठीक है। वहां सब मीटिंग लिए, लोगों को भड़काया, ये सारी चीजें मालूम है। उसके बाद उनको क्लीन चिट दी जा रही। क्यों दी जा रही है? ये है ब्राह्मणिकल वर्चस्व। यह ब्राह्मणिकल वर्चस्व है। जो भिड़े हैं, जिसको हम कीड़े भी कहते हैं, तो हम नाम बदल रहे हैं। हाँ, वो बता रहे कि मैं पीएचडी हूं, काय में हो, कोई फिजिक्स में, जो फिजिक्स इस देश में 54 में पीएचडी हूं, जो 54 में ये सब्जेक्ट था ही नहीं देश में। यानी इतना बोगस गिरी, और मैं आपको बोला भ्रमजाल है। और इन्होंने को छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी है मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो ये केस गई है ना, इनके नाम भी है। तो पुलिस कैसे उसको छोड़ सकती है? जब एक रिपोर्ट जाता है कि भाई ये आरोपी है,
दूसरा रिपोर्ट आप दे रहे हैं कि वो छोड़, इसका मतलब है ये सारे चीजों के अंदर में शरद पवार जी की हाँ है, ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल, शरद पवार जी की हाँ है, इस Yes. बात पर हम ध्यान में रखते हैं। देश का विचार अगर हम करते हैं तो बाबा साहब लोकतंत्र में कहते हैं कि चाहे सत्ता में जो पक्ष है वो मजबूत रहे ना रहे, लेकिन विपक्ष में जो पक्ष है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। पूरे देश का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो हमें किसी भी, या कांग्रेस या सपा या फिर ममता बनर्जी, कोई भी ऐसा विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं दिखता। अगर ये विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो इस लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? क्या है कि 2014 से विपक्ष के लिए तुमको लोकसभा की जितनी सीटें 525, उसमें से 10% चुन के लाना पड़ता। 10% अगर आपकी चुन के आई तो आपको विपक्ष का दर्जा मिलता है लोकसभा में। वो आ ही नहीं रही कांग्रेस की, कोई भी एक पार्टी की नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑफिशियली कोई विपक्ष नहीं, ओके नहीं होगा, मान गए, मगर 30% लोगों को लेकर तुम सत्ता में पहुंचे हो। 30% का ही हो ना, 30-32% का, बाकी लोग तुम्हारे विरोध में है। तो ये जनमानस जो विरोध में है, इस जनमानस को लेकर जो सत्ता में बैठे हैं उनको उनके गलत चीजों के लिए आंदोलित करना और उनका नेतृत्व करना, ये कांग्रेस का जो काम है, ये कांग्रेस कर नहीं रही। इसका कारण यह है कि कांग्रेस को ही चाहिए कि बीजेपी पूरी तरह इस देश को लूट ले। ठीक है, जिस देश में देखो बाबा साहब ने आरपीआई की संकल्पना रखी, क्यों रखी? कि विरोधी पक्ष, मजबूत विरोधी पक्ष, जब तक विरोधी पक्ष नहीं रहेगा डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे 14 से आज तक विरोधी पक्ष है ही नहीं। तो विरोधी पक्ष ना होने के कारण क्या हो गया, उनको तो पूरा रास्ता साफ हो गया, वो जो चाहे मन में कर रहे हैं। अब एक उदाहरण देता हूं आपको, आज जो श्रीलंका की हालत हुई है, बुरी हाल हुई है। आलू 400 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो प्याज है, पेट्रोल 400 रुपये किलो लीटर है। ये क्यों हुआ मालूम है क्या आपको? वहां जो राजपक्ष की सरकार है वो इतनी मजबूत है, इतने ज्यादा लोग चुन के आए कि वह विपक्ष है ही नहीं, और विपक्ष न होने के कारण आज उनकी वो हाल हुई। तो हमारे भी हाल जो आज हो रहे विपक्ष न होने के कारण। और यहाँ का जो विपक्ष है, देखो यहाँ का जो विपक्ष है, फडणवीस जी जो विपक्ष नेता है, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ की जो बेसिक चीजें हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान, उसके ऊपर बोलना नहीं है इनको। ठीक है, बेरोजगारी उनके ऊपर बोलना नहीं, एमपीएससी के रिजल्ट नहीं है उसके ऊपर बोलना नहीं है, जो ऑनलाइन लेके ऑफलाइन ले इसके ऊपर बोलना नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर बोलना नहीं है, क्योंकि इनका कैसे है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, चोर चोर मऊ से रे भाई, ये सब चोर है। मैं आपको बताता, आपके चैनल से बताता हूं कि इनकी प्रॉपर्टी आप चेक करिए, सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है, लूट कर लेके गए, और ये दोनों एडजस्ट करके लूट रहे हैं। बिल्कुल, तो सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है, सारी सत्ता इन्हीं के पास है। ओबीसी जो वर्ग है इस देश में, जो 60% से ज्यादा है, वो अपने हकों के प्रति जब जागरूक होगा, वो अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाएगा, अपने एम्बिशंस बढ़ाएगा, संवैधानिक हकों को जानेगा, तभी भला होगा। और एससी, एसटी और माइनॉरिटीज जब एक आके इस प्रवाह के विरोध में बात करेंगे, लड़ेंगे, तमाम धार्मिक संकल्पनाओं को तोड़कर, जातीय संकल्पनाओं को तोड़कर एक आकर लड़ेंगे, तभी इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। इंजीनियर साहब, आप आवाज इंडिया स्टूडियो में आए, आपका बेहद महत्वपूर्ण वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे इंजीनियर राहुल वानखेड़े जी, बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।